और दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन की राजस्थान सेवा नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वाली क्लास में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं 90 क्वेश्चन लेके आए हैं, 90 क्वेश्चन। ठीक है, 90 क्वेश्चनों का डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आए हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है इस टॉपिक के लिए। जो राजस्थान सेवा नियम है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। सारे क्वेश्चनों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और क्लास हमने पहले आई है आपकी पार्ट वन में आपके 100 क्वेश्चन थे, वो भी राजस्थान सेवा नियम से संबंधित है। और 2-3 दिन बाद नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगी आपके लिए। वही इन ऐसे क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होता है, कैसे फ़ायदा होता है क्वेश्चन से, कि हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके 4 ऑप्शन, मतलब 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे एक बार में। ठीक है, तो 5 क्वेश्चनों की एक बार में प्रैक्टिस होगी, इसलिए क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती है। इसलिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस से आप सक्सेस के नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। हम आपके लिए राजस्थान सेवा नियम के ट्रिक भी दे चुके हैं, सामान्य वित्तीय लेखा नियम की ट्रिक भी दे चुके हैं। सभी प्रीवियस ईयर के पिछले सालों के ऑफिशियल पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ उनकी भी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज डाली गई है, उनको भी आप देख सकते हैं। और इसी इसी आधार पर अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है 500 क्वेश्चन वाली क्लास। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, करवाएंगे तो पूरे 500 क्वेश्चन ही, लेकिन एक क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आप 25 से तो राजस्थान सेवा नियम के क्वेश्चन आएंगे आपके जूनियर अकाउंटेंट में, और 25 आएंगे आपके सामान्य वित्तीय लेखा नियम के। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तो सही करो। 50 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप खुद 25 और 25 50 क्वेश्चन सही करें, तो 50 में से कम आप अगर 40 क्वेश्चन भी सही कर देते हो ना एग्जाम में, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। क्योंकि इसमें जो बैंकिंग ऑडिटिंग है, इनमें नंबर लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा सब्जेक्ट, इनसे आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो चलते हैं इसी बात पे, पहले क्वेश्चन पर सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है। सुमेलित करना है आपको कौन सा नियम कौन से संबंधित है। ठीक है, तो पहला है ओबीसी ए बी सी ऑप्शन है, उनको 1 2 3 से आपको मिलान करना है। ठीक है, ए बी सी को किससे मिलान करना है? 1 2 3 से। ए बी सी को आपको मिलान करना है 1 2 3 से। तो आप मिलान कर लीजिए, बताओ कौन सा रहेगा इसमें, बताओ। सुमेलित करना है आपको स्थायी पद नियम 726, अस्थायी पद नियम 735, मतलब नियम नंबर है ये 726, नियम 735, नियम 736। तो स्थायी अस्थायी पद सावधि पद, तीनों पदों की एक साथ बात हो रही है इसमें। तो कौन सा मिलेगा, बताओ इनमें कौन सा होता है। तो इसमें आपके क्या सही रहेगा, मतलब कौन से कौन सा मिलेगा, बताओ। पहले में क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? ए में सेकंड। कैसे होएगा? पद जिनकी समय अवधि निश्चित नहीं हो वो क्या कहते हैं? स्थायी पद। ठीक है, बी में अस्थायी पद का क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। निश्चित समय अवधि के लिए स्वीकृत पद, क्या निश्चित समय अवधि के लिए होंगे वो होंगे आपके अस्थायी पद। और सावधि पद क्या होते हैं? सी में क्या हो जाएगा आपके? थर्ड। ऐसे पद जिस पद पर लगाए व्यक्ति की अवधि निश्चित होनी चाहिए उसको क्या कहते हैं? आपके सावधि पद। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? नीचे ऑप्शन है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके निम्न परिभाषा को सम्मिलित करिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न परिभाषा को सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, तो इनमें से इन मूल वेतन, वेतन, व्यक्तिगत वेतन, इनकी परिभाषा को 1 2 3 4 को ABCD से सम्मिलित करना है, कौन सा है? अब देख लो, आपके इसमें 4 में से मतलब 2 क्वेश्चन हुए लेकिन 8 क्वेश्चन कंप्लीट है, तो आपको इसमें फ़ायदा है। अगर आप पहले एक बार अपनी ट्रिक देखो, ट्रिक सिर्फ 10-10 मिनट की ट्रिक है, उनको अच्छे से देख कर, लिख कर और फिर क्वेश्चन करो, आप 100% अच्छा स्कोर करोगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को क्या करना है? आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें बताओ पहले में क्या आएगा? पहले वाले ऑप्शन में क्या आएगा ये बताओ। वेतन। वेतन क्या होता है?
वेतन क्या होता है बताओ भाई, कमेंट में जल्दी बताओ वेतन क्या होता है। क्या होता है वेतन? तो ये हो जाएगा आपके, पहले में क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, वेतन। किस में आता है वेतन? आपके नियम 724 में। मूल वेतन के साथ व्यक्तिगत विशेष वेतन क्या होता है, वेतन। मूल वेतन क्या होता है आपके, ये होता है कै, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नियम 734 मौलिक स्थिति के कारण वेतन, क्या हो जाएगा, मौलिक स्थिति के कारण वेतन। तो मूल वेतन किस में आएगा आपके, सात, नियम 734 में। और व्यक्तिगत वेतन किस में आएगा आपके, बताओ व्यक्तिगत वेतन किस में आएगा, यह आएगा आपके डी में। किस में आएगा, 727 में। किस में आएगा, डी में। ठीक है, तो ये क्या होगा, नियम 727 वेतनमान संशोधन के कारण मौलिक वेतन में होने वाला, ठीक है, होने वाले अंतर की पूर्ति राशि किस में आएगी, आपके व्यक्तिगत वेतन में। और विशेष वेतन क्या होता है, ये होगा आपके बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विशेष वेतन क्या होगा, नियम 731 पद की कठिन प्रकृति के कारण अतिरिक्त राशि क्या कहलाएगी, आपके विशेष वेतन। तो वेतन में क्या आएगा, वेतन वाले में क्या आएगा, पहले में बी हो गया, ठीक है, दूसरे में ए हो गया, तीसरे में डी हो गया, और फोर्थ में क्या हो गया, सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सेवा नियम कब से लागू किए गए, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राजस्थान सेवा नियम कब से लागू किए गए, बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से, राजस्थान सेवा नियम कब लागू किए गए। तो ये आपके लागू किए गए हैं 1/4/51। कब लागू किए हैं, 1/4/51, यानी कि 1 अप्रैल 1951 को लागू किए हैं। ठीक है, लागू 1 अप्रैल 1951 को किए हैं। और किस अनुच्छेद के तहत किए गए, ये आपके अनुच्छेद 309 के तहत। ठीक है, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत। और जारी कब किए गए हैं, जारी की अगर बात हो तो 23 मार्च 1951। अगर लागू की बात हो तो 1 अप्रैल 1951, और जारी की बात हो तो 23 मार्च 1951 को जारी। ठीक है, और इसको लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं है, बताओ इनमें से किस पर लागू नहीं है, ए बी सी, और फोर्थ फोर्थ ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से किस पर लागू नहीं है राजस्थान सेवा नियम, ये बताओ किस पर लागू नहीं है। तो क्या राजस्थान सेवा नियम यूपीएससी के सदस्यों पे है, नहीं, इन पे लागू नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट जज, इन पे भी नहीं है। आरपीएससी मेंबर, इन पे भी नहीं है। मतलब उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर भी लागू नहीं होते, हाई कोर्ट जज के सदस्यों पर भी लागू नहीं होते, आरपीएससी मेंबर पे भी लागू नहीं होते। मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा अवकाश सेवा के साथ अर्जित होता है, निम्न में से कौन सा अवकाश सेवा के साथ अर्जित होता है। तो कौन सा अवकाश है बताइए इनमें से जो सेवा के साथ अर्जित होता है, मतलब सेवा करने पे होता है। तो वो होता है आपके अर्धवेतन अवकाश। क्या होता है, अर्धवेतन अवकाश। आपका इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, अर्धवेतन अवकाश। अर्धवेतन अवकाश कौन से नियम में आते हैं बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। 10B में, नियम 10B में आते हैं। कितने, 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश मिलता है। ठीक है, कितने दिन का मिलता है, 20 दिन का। और रूपांतरित अवकाश किस में आते हैं आपके, ये होता है रूपांतरित अवकाश आपके आते हैं 7A में, नियम 7A में। और अर्धवेतन अवकाश के आधी संख्या में मिलते हैं हमेशा रूपांतरित अवकाश। अध्ययन अवकाश किस में आते हैं, नियम 109 से, नियम 109 से 121A तक। कहाँ से आते हैं, नियम 109 से 121A तक। और असाधारण अवकाश किस में आते हैं आपके, नियम 96 में। किस में आते हैं, नियम 96 में। तो अब इसमें पांचवें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। अवकाश के साथ अर्जित होता है, किसके साथ होता है, अर्धवेतन अवकाश के। ठीक है, अर्धवेतन अवकाश कौन से नियम में आते हैं, नियम 10B में। रूपांतरित अवकाश नियम 7A में। अध्ययन अवकाश 109 से 121A में। और असाधारण अवकाश आपके नियम 96 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। यदि कोई राज्य कर्मचारी किसी अशासकीय संस्था के लिए कार्य करता है, ठीक है, तो वहाँ से वेतन के अतिरिक्त कोई धनराशि प्राप्त करता है, तो सरकारी प्रयोजन में उस कर्मचारी को प्राप्त राशि को सम्मिलित माना जाता है। किसकी बात होती है कि अशासकीय संस्था की बात हो रही है,
उसमें कार्य करता है और वहाँ से वेतन के अतिरिक्त कोई धनराशि प्राप्त करता है, तो सरकारी प्रयोजन से उस कर्मचारी को प्राप्त राशि को क्या माना जाता है, किस में माना जाता है उसको? तो उसको माना जाता है आपके शुल्क के रूप में। किसके रूप में माना जाता है? शुल्क के रूप में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या माना जाएगा? शुल्क के रूप में। और शुल्क के रूप में आप कौन से नियम में आती है? आपके नियम 7(9) में। किस में आती है? नियम 7(9) में आती है। नियम 7(9) में क्या होती है? शुल्क। और मानदेय किस में आता है? आपके नियम 7(13) में। नियम 7(13) में किसकी परिभाषा आती है? मानदेय की। नियम 7(9) में किसकी परिभाषा आती है? शुल्क की। ठीक है, तो ऐसी संस्था के लिए कार्य करता है और वहां से वेतन के अतिरिक्त कोई धनराशि प्राप्त करता है, तो वह किस में आएगी? आपके शुल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को उसके पद का न्यूनतम वेतन कब से दिया जाता है? बताइए, जल्दी बताइए, न्यूनतम वेतन उसका कब से दिया जाता है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके दिया जाता है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा पूर्ण करने पर। ये आरती नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आरती नहीं है यहाँ पे। पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा पूर्ण करने पर क्या मिलता है उसको? न्यूनतम वेतन। क्या मिलता है? न्यूनतम वेतन। किसमें लिखा हुआ है ये बात? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की बात किसमें होती है? ना, नियम 7(30)A में। क्या है इसकी? नियम 7(30)A में क्या है? परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा करने किस दिनांक से करने पर किस दिनांक से अनिवार्य कर दिया गया है? तो राज्य सरकार ने नई नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा करने से किस दिनांक से अनिवार्य कर दिया? तो ये आपको दिनांक बतानी है इसकी, किस दिनांक से अनिवार्य कर दिया प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा करना? बताओ भाई, प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा करना किस दिनांक से अनिवार्य कर दिया, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 जनवरी 2004, नहीं। 24 मई 2004, नहीं। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे है ऑप्शन 20 जनवरी 2006, हाँ यही ऑप्शन है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस में लिखा हुआ है? ये आपके नियम 7(30)A में। किस में लिखा हुआ है? नियम 7(30)A में क्या लिखा हुआ है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक कर्मचारी अधिकतम कितने समय तक रहता है? बताओ, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक कर्मचारी कितने दिन तक समय तक रहता है, ये बताओ। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। ये हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, 2 वर्ष या विस्तारित अवधि तक। क्या आएगा? 2 वर्ष या विस्तारित अवधि तक रह सकता है। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? मैक्सिमम की बात हो रही है। तो मैक्सिमम 2 वर्ष या विस्तारित अवधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की सेवा के संबंध में कौन सा नियमों के अनुसार सही नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा तर्क नियमों के अनुसार सही नहीं है, ये बताना है आपको। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की सेवा के संबंध में कौन सा तर्क नियमों के अनुसार सही नहीं है? बताओ क्या होएगा? 10वें क्वेश्चन में क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। इस अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए माना जाता है। क्या आएगा? इस अवधि को किसके लिए माना जाता है? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है, उसकी सेवा की जो अवधि होती है 2 वर्ष, उसको किसके लिए माना जाता है? वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए माना जाता है। किसके लिए? वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए माना जाता है। ये आपके ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये आपके सही नहीं है, बाकी सही है। यह केवल 20 जनवरी 2006 से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू है, सही बात है। ठीक है, इस अवधि में नियत प्राथमिक मिलता है, ये भी सही बात है। इस अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है। अब ये गलत बात है। क्या है? ये गलत बात है, इसलिए अपन को ये तर्क बताना है कि कौन सा इनमें गलत है। इस अवधि के पूर्ण होते ही पद के न्यूनतम वेतनमान में वेतन दिया जाता है, सही बात है। तुरंत 2 वर्ष का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा करते ही न्यूनतम वेतन बनना स्टार्ट हो जाता है कर्मचारी को। ठीक है, तो ए और बी और डी सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस करके आप सफल हो सकते हैं। अगर आपने थ्योरी बहुत बार पढ़ ली है, फिर भी अगर आप क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो रहे, तो उसका एक ही कारण है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11वां, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी काल में कर्मचारी क्या माना जाता है? बताओ क्या माना जाता है कर्मचारी को उस टाइम पे? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के काल में कर्मचारी को क्या माना जाता है?
तो उसको क्या किस पर माना जाता है, सेवा पर। किस पर माना जाता है, सेवा पर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके, ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है आपके बताना, ये लिखा हुआ है नियम 730 ए में। किस में लिखा हुआ है, नियम 730 ए में क्या लिखा हुआ है, परीक्षाधीन परीक्षार्थी के काल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक, ठीक है, ये है आपके 12वां क्वेश्चन। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आप क्लियरिटी से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ के जवाब दीजिए। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13 मार्च 2006 के अनुसार 20 जनवरी 2006 से नई भर्ती से नियुक्त कर्मचारी परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी काल पर 2 वर्षीय विस्तारित अवधि तक रखे जाएंगे। यदि किसी को दिनांक 20 जनवरी 2006 या 13 मार्च 2006 के बीच नियुक्ति दी जा चुकी है तो उस कर्मचारी की सेवा का क्या होगा भाई। भाई इन्होंने तो कह रहे हैं कि ये 20 जनवरी 2006 से नई भर्ती में ये लागू किया है प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, तो उसके पहले वाली भर्तियों में क्या होता था, क्या होगा ये बताओ। तो भाई उसके लिए वही होगा ना जो पहले के नियम चल रहे थे, सही है ना। तो क्या आएगा इसमें आपके, ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। कर्मचारियों को 13 मार्च 2006 से परीक्षाधीन परीक्षार्थी के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा आपके नियुक्ति, ये ऑप्शन सी नहीं है, ये बी आएगा। पहले के नियम किसमें है आपके, बी ऑप्शन में है। ठीक है, क्या किसमें, एक बार मैं हटा देता हूँ, किसमें आएगा आपके, बी ऑप्शन है। कर्मचारी को पूर्व में दी गई नियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा। क्या आएगा, कर्मचारी को पूर्व में दी गई नियुक्तियों की शर्तों पर आएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले जो नियम थे उन्हीं के आधार पर आएगा। तो बी हो गया ना, इसी अपन ने लगा दिया गलत, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन नियुक्ति पर आयु के संबंध में प्रावधान आरएसआर के किस नियम में है। नवीन नियुक्ति की बात हो रही है और एज की बात हो रही है, तो नवीन नियुक्ति पर एज, क्या नवीन नियुक्ति पर एज के संबंध में प्रावधान किस नियम में है। तो जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, ये तो सबसे सिंपल है। किस में है, नियम 8 ए में। किस में है, नियम 8 ए में। किस में, नियम 8 ए में, प्रथम नियुक्ति के समय आयु। तो अब ये बताइए नियम 8 में क्या है, इसमें है आपके परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, क्या है, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी या फिर परीक्षाधीन। ठीक है, नियम 9 में क्या है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। क्या है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ठीक है, नियम 10 में क्या है आपके, यह है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। क्या है इसमें, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। क्या है, नियम 8 में परीक्षाधीन या परीक्षाधीन परीक्षार्थी, नियम 8 ए में नवीन नियुक्ति पर आयु, नियम 9 में क्या है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ठीक है, नियम 10 में क्या है, प्रारूप, जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा उसका प्रारूप क्या होगा, ये किसमें है, नियम 10 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य सेवा में पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रावधान कहाँ निर्धारित होते हैं। राज्य सेवा की बात हो रही है, तो इनमें नियुक्ति के संबंध में प्रावधान कहाँ है ये बताना है आपको राज्य सेवा में। तो बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या आएगा आंसर इसका। तो ये हो जाएगा उस पद के संवर्ग में। किस में आता है, संवर्ग में किसके प्रावधान किए जाते हैं, नियुक्ति के संबंध में प्रावधान कहाँ किए जाते हैं, संवर्ग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संवर्ग किस में आता है आपके, नियम 7(4) में। किस में आता है, नियम 7(4) में क्या आता है, नियम 7(4) में संवर्ग। ठीक है, नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु निर्धारित है। राज्य सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या है, तो आपको ये कमेंट जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या है राज्य सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु। तो ये लिखा हुआ है आपके 16 वर्ष। क्या है, 16 वर्ष। तो क्या हो जाएगा इसमें, 16 वर्ष हो जाएगा। मिनिमम एज कितनी है, 16 वर्ष। ठीक है, और नियम 8 ए में लिखी हुई है, ये किस में लिखी हुई है, न्यूनतम आयु की बात किस में होती है, नियम 8 ए में। और मैक्सिमम की बात होती है तो किस में, कितने वर्ष होती है, 40 वर्ष। कितनी होती है मैक्सिमम, 40 वर्ष। महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, SC ST कैटेगरी महिलाओं को और भी ज़्यादा 5 वर्ष की छूट दी जाती है, मतलब 10 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, 16वें क्वेश्चन पर। सामान्य वर्ग के व्यक्ति की राज्य सेवा में प्रवेश की अधिकतम निर्धारित आयु क्या है। सामान्य वर्ग के व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, जनरल कैटेगरी वाले की। तो अधिकतम आयु बतानी है जनरल कैटेगरी वाले की, तो कितनी होगी, 35 वर्ष। कितनी है, 35 वर्ष। कितनी दे रखी है, मैक्सिमम आयु कितनी दे रखी है, 35 वर्ष। किस में दे रखी है, नियम 8 ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी की राज्य सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु, सामान्य वर्ग की प्रवेश की अधिकतम आयु क्या होगी राज्य सेवा की, सामान्य वर्ग की, तो ये होगी आपके 35 वर्ष। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट कितनी हो जाएगी ये 42 वर्ष। कितनी दे रखी है महिला कैटेगरी की, कितनी दे रखी है 42 वर्ष। ये भी किसमें लिख रखी है आपके नियम 8A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। तो कनिष्ठ लेखाकार मतलब जूनियर अकाउंटेंट के लिए न्यूनतम आयु कितनी दे रखी है आपके 21 वर्ष। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी किसमें लिखी हुई है आपके नियम 8A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SC/ST के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट कितनी दी जाती है। तो SC/ST की छूट कितनी दी जाती है, SC/ST कैटेगरी वालों को ये बताना है आपको। कितनी दी जाती है SC/ST कैटेगरी वालों को छूट, 5 वर्ष। कितनी दी जाती है 5 वर्ष। ये भी नियम 8A में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SC/ST की महिला अभ्यर्थियों को राज्य सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। तो अधिकतम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अधिकतम की बात हो रही है। और SC/ST की महिला विद्यार्थी की बात हो रही है। तो कितनी दी जाती है मैक्सिमम, भाई उनको अगर आपके 42 दी जाती है तो 42 में 5 और जोड़ लो। जनरल कैटेगरी में कितनी दी जाती है, जनरल कैटेगरी में आपके 42 दी जाती है। कितने में, जनरल में दी जाती है आपके 42। तो 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47, मतलब SC/ST की महिलाओं कितनी दी जाएगी 47 वर्ष मैक्सिमम। ठीक है, ये भी किसमें लिखा हुआ है नियम 8A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सेवा में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। भाई राज्य सेवा में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में कितनी दे रखी है 40 वर्ष मैक्सिमम दे रखी है। और महिला भर्ती के मामले में कितनी दे रखी है 45 वर्ष। ठीक है, तो ये किस दिनांक से लागू की गई है ये बताना है आपके, किस दिनांक से लागू की गई है ये बताना है। तो ये की गई है आपके 13 मई 2017 से। कब से, 13 मई 2017 से। तो ये किस नियम में लिखी गई है आपके नियम 8A में। किस में लिखी गई है नियम 8A में। दोस्तों प्रैक्टिस करने से आपके एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आप पहले हमारी यूट्यूब का जो 5G ट्रिक्स सॉल्यूशन चैनल है उस पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम की ट्रिक डाली गई है, राजस्थान सेवा नियम की ट्रिक डाली गई है, उनको आप देखिए। ज़्यादा 10-10 मिनट की 8-8 वीडियो है दोनों की, उनको देखिए। पहले अवकाश से संबंधित है तो उनको देखिए और उनसे संबंधित फिर 100 क्वेश्चन करिए। ठीक है, उनसे फिर आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि कितना हम आगे हैं और कितना पीछे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, राज्य सेवा के पद पर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्ति दी जाने पर क्या ध्यान रखना है। भाई 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है और अगर उसको नियुक्ति ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए ये बताना है आपको। बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके बी। क्या हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, ये हो जाएगा। ऐसे पद पर नहीं लगाया जावे जहां प्रतिभूति लेना आवश्यक हो। क्या, प्रतिभूति लेना आवश्यक हो। और ये एक तरह का आपके अपवाद है। ठीक है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पद पर नहीं लगाया जावे जहां प्रतिभूति लेना आवश्यक हो। तो अब मिनिमम एज क्या दे रखी थी अपने 16। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी दे रखी है 40। लेकिन वो कह रहा है कि वैसे एग्जाम पास करने के लिए 18 वर्ष है। ठीक है, तो आपके 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अगर नियुक्ति दी जाती है तो उसके लिए प्रतिभूति लेना आवश्यक नहीं हो। ठीक है, ऐसा काम, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन नीचे दिखा देंगे। ठीक है, सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय उच्च सेवा में किसी पद पर नियुक्ति पर आयोग की जांच के लिए प्रमाण पत्र कौन सा माना जाएगा। भाई उच्च सेवा में नियुक्ति पर आयोग की जांच के लिए प्रमाण पत्र कौन सा माना जाएगा। ठीक है, उच्च सेवा में जब आप जॉब करेंगे तो आयु की जांच होगी यहाँ पे। ठीक है, ये आयोग की जांच नहीं होगी, यहाँ पे आयु की जांच होगी। जब सेवा में प्रथम नियुक्ति है उस समय अगर आपके आयु की जांच के लिए कौन सा प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएंगे तो ये आप ऑप्शन में देखिए कौन कौन से माने जाएंगे। ये ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से माने जाएंगे बताओ। मैट्रिक्स मानते हैं, सही है, 10वीं की मार्कशीट मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग सकते हैं क्योंकि उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होती है, पासपोर्ट भी मांग सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उच्च सेवा के लिए बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उच्च सेवा के लिए। उच्च सेवा में अगर आयु के लिए जांच करनी है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैट्रिक, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक परीक्षा से कम शिक्षण की योग्यता पर किसी पद पर नियुक्त किए जाने पर जन्म दिनांक की जांच के लिए वे दस्तावेज नियम 8A में माना गया है। तो नियम 8A की बात हो रही है, ठीक है, जन्म दिनांक की बात हो रही है और मैट्रिक परीक्षा से कम शिक्षण की योग्यता पर। तो मैट अगर तुमने 10वीं पास भी नहीं कर रखी तो क्या माना जाएगा उसके लिए? तो ये माना जाएगा आपके सभी माने जाएंगे इनमें से, ठीक है। क्या नगर पालिका से जारी जन्म प्रमाण पत्र, सही बात है, इसको भी मान लेंगे। पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र, इसको भी मान लेंगे। विद्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र, तीनों को मान लेंगे, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सरकारी पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उसे व्यक्ति के पास जन्मदिन का कोई वैध दस्तावेज नहीं है, वह व्यक्ति मात्र अपने जन्म का वर्ष बताए, तो जन्म दिनांक कैसे भाई? वो किस क्या बता रहा है? केवल जन्म का वर्ष बता रहा है। क्या बता रहा है? केवल जन्म का वर्ष बता रहा है। तो कौन सी तारीख से स्टार्ट करेंगे? बताओ कौन सी तारीख से स्टार्ट करेंगे? तो ये हो जाएगा आपके उस वर्ष की 1 जुलाई से। जभी तो ये काम हुआ है ज़्यादातर, इसीलिए तो 1 जुलाई से ज़्यादातर बर्थडे आते हैं, तो वो 1 जुलाई को आते हैं। क्यों आते हैं? कि उनको वर्ष पता होता है कि भाई हम 1997 में जन्म हुए हैं, तो वो स्कूल के कर्मचारी क्या करेंगे, 1 जुलाई से रख देंगे, ठीक है। तो ये नियम अपने यहीं से नियम इसलिए रखते हैं, वो आज पता चला होगा आपको। सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई से क्यों रखते हैं? 1 जुलाई जन्म दिनांक इसलिए रखते हैं क्योंकि वो यहाँ जूनियर अकाउंटेंट के लिए राजस्थान सेवा नियम पढ़ कर गए हैं, इसलिए, ठीक है। तो आप भी पढ़ लो, काम आएंगे आगे अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो, ठीक है। अगर जन्म का वर्ष बताएगा तो क्या माने जाएगा? 1 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी पद पर नियोजन के समय अशिक्षित व्यक्ति के पास जन्म दिनांक का कोई वैध दस्तावेज नहीं है और उसके द्वारा जन्म का वर्ष और माह बता रहा है। अब यहाँ पे पहले तो उसने वर्ष बताया था, ठीक है, वर्ष केवल वर्ष बताया था, वर्ष बताया तो 1 जुलाई मान लिया। अब वो वर्ष भी बता रहा है और महीना भी बता रहा है, तो अब जन्म दिनांक क्या मानेंगे बताओ आप भाई? अब जन्म दिनांक क्या मानेंगे? तो इसका आपके ऑप्शन यही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मानेंगे? उस महीने की 16 तारीख। क्या मानेंगे? उस महीने की 16 तारीख को क्या मानेंगे? जन्म दिनांक। अगर मान लो आप जाते हो स्कूल में एडमिशन कराने, आपसे पूछता है कि आपकी जन्म दिनांक क्या है, तो आप बताओगे कि मैं 1997 में जन्म हुआ है और अप्रैल में जन्म हुआ है, तो आपकी 16 तारीख फिक्स करेंगे वो लोग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपके उस माह की 16 तारीख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशिक्षित व्यक्ति को सरकारी नियोजन में लिया जाता हो और उसको मात्र अनुमानित आयु पता है, मतलब कि मैं 50 साल का हूँ, फिक्स अनुमानित आयु ही पता है और कोई वैध दस्तावेज नहीं है उसके पास, तो कैसे जन्म दिनांक निकालेंगे? अगर उसको अनुमानित आयु ही पता है तो उसके लिए कैसे मानेंगे? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे मानेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, अनुमानित आयु नियुक्ति दिनांक में से घटाकर आने वाली दिनांक, ठीक है। कैसे मानेंगे? अनुमानित आयु मान लो उसने 40 साल बताई, क्या बताई? 40 साल। तो जो डेट है अभी नियुक्ति, आज मान लो उसको आपको मल्ली मान लो 15 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग मिली। किसको मिली? 15 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग मिली। तो 15 अगस्त 2023 में से 40 साल घटा लेंगे और उस दिन से उसकी जन्म दिनांक मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपके 27वां क्वेश्चन हुआ, अनुमानित आयु नियुक्त दिनांक में से घटाकर आने वाली दिनांक को क्या मानेंगे? उसकी जन्म दिनांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति सरकारी नियोजन में लिया जाता है, वह पद पर नियोजन हेतु दिनांक 13 में 2013 को उपस्थित होता है और उसके पास जन्म दिनांक का कोई वैध दस्तावेज नहीं है, ठीक है। उसने डेट बता दी ये, ठीक है, क्या बता दी? डेट। और उसके पास कोई जन्म दिनांक का कोई वैध दस्तावेज नहीं है और वह अनुमानित आयु बता रहा है कि मेरी 38 साल होगी। कितनी होगी? 38 साल। तो उसकी जन्म दिनांक क्या मानी जाएगी भाई? 2013 में से 38 साल घटा लो, माइनस कर लो, तो कितनी आएगी उसके? 13 मई 1975। क्या आ जाएगी? 13 मई 1975। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या करेंगे? 2013 में से 38 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 2013 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके? 13 मई 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारी नियुक्ति के पश्चात यदि अपना नाम परिवर्तन करना चाहे तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण करनी पड़ेगी? उसको बताओ। 29वां क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कौन नाम परिवर्तन करना चाहता है अगर कोई कर्मचारी नौकरी लगने के बाद, तो क्या करना पड़ेगा उसको? तो उसको ये काम करने पड़ेंगे, बंद पत्र भरना पड़ेगा, साक्ष्यों के हस्ताक्षर करना पड़ेंगे
और समाचार पत्र में स्वयं के खर्चे पर प्रकाशन करना पड़ेगा। मतलब कि सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है, सारे ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी यदि अपना नाम परिवर्तन करना चाहे तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको, ये बतानी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये वही। क्या हो जाएगा इसमें भी, उपरोक्त सभी। क्योंकि बंद पत्र की बात हो रही है, समाचार पत्र की बात हो रही है, शासकीय स्वीकृति जारी करना भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में किस नियम में प्रावधान है। नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किस नियम में है। तो नवीन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है, प्रस्तुत करने की। तो ये होएगा आपके नियम 9 में। किसमें होगा, नियम 9 में। ठीक है। अब नियम 9A में क्या होगा, नियम 10 में क्या होगा, नियम 8 में। नियम 10 में होगा आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का क्या होगा, प्रारूप। क्या होगा, प्रारूप। नियम 8 में किससे संबंधित है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी या परिवीक्षाधीन। ठीक है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी या परिवीक्षाधीन की बात किसमें होती है, नियम 8 में। नियम 10 में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। नियम 9 में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। किसमें आएगा आपके, नियम 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। तो किसमें अनिवार्य होना, अनिवार्य होगा ये किसमें लिखा हुआ है आपके, ये बताना है आपको। नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। तो किस किस पोस्ट के लिए देना अनिवार्य है, सभी के लिए देना जरूरी है। स्थायी पद के लिए भी मांगते हैं, अंशकालीन पद के लिए मांगते हैं, अस्थायी पद के लिए मांगते हैं। तो सभी के लिए मांगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन नियुक्ति के पश्चात प्रथम वेतन बिल के साथ कौन सा दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। ठीक है, तो जब नवीन नियुक्ति होती है तो प्रथम वेतन बिल के साथ कौन सा दस्तावेज आवश्यक रूप से देना जरूरी है। तो कोषाधिकारी जिसे जांच कर सके, तो कौन सा दस्तावेज देना जरूरी है। तो ये है आपके जन्म दिनांक का दस्तावेज। क्या, जन्म दिनांक का दस्तावेज वेरी इंपॉर्टेंट है। जन्म दिनांक का दस्तावेज आपसे कोषाधिकारी जरूर मांगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप किस नियम में निर्धारित है। चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तुत तो 9वें नियम से होता है और प्रारूप किस में आएगा आपके, नियम 10 में। किस में आएगा, प्रारूप किस में आएगा, नियम 10 में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, नियम 10। नियम 70 में क्या होगा, ये सिर्फ राजपत्रित अधिकारी होता है। क्या, राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र देना किस में आएगा, नियम 70 में। और अराजपत्रित अधिकारी की बात किस में होगी आपके, अराजपत्रित अधिकारी की बात किस में होगी, नियम 76 में। और नियम 83 में क्या होगा, कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। क्या, कर्तव्य पर अगर आप अवकाश पर जाकर कर्तव्य पर लौटते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो किस में आएगा, नियम 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन पर आते हैं। स्वास्थ्य नियोजन के लिए नियुक्त कर्मचारियों को नवीन नियुक्ति पर शारीरिक की स्वास्थ्यता की चिकित्सा प्रमाण पत्र किस स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। भाई नवीन नियुक्ति के लिए स्थायी नियोजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्थायी नियोजन की। तो स्थायी नियोजन पर चिकित्सा अधिकारी का किसके स्तर का, किस लेवल का होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बताना है आपको। तो किस लेवल का होना चाहिए, ये है आपके बी ऑप्शन होगा इसमें, जिला चिकित्सा अधिकारी या उच्च पद का अधिकारी। जिला चिकित्सा अधिकारी या उससे उच्च पद का अधिकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माह या अधिक समय तक नियुक्त कर्मचारी के लिए शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किस स्तर का है। ये शारीरिक नहीं है यहाँ पे, शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किस स्तर का। अब वो पहले तो स्थायी नियोजन की बात हुई थी, अब किसकी बात हो रही है, 3 माह या अधिक समय तक। किसकी बात हो रही है, 3 माह या अधिक समय तक। तो इसमें किसके लिए, किसके चाहिए, इसमें आपके सभी के चल जाएंगे, चिकित्सा अधिकारी के भी चल जाएंगे, निजी चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी के भी चल जाएंगे। ठीक है, और जिला चिकित्सा अधिकारी के भी चल जाएंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा आपके, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। मतलब चिकित्सा अधिकारी के भी चल जाएंगे, जिला चिकित्सा अधिकारी के भी चल जाएंगे। ठीक है, और निजी चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी के भी चल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कर्मचारियों को नवीन नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र लिया जाता है।
महिला कर्मचारी है उनको अगर नियुक्ति देते हैं तो उनका सर्टिफिकेट लेते हैं तो किस लेवल का अधिकारी होना चाहिए जांच करता। तो ये होगा आपके ऑप्शन बी, क्या होगा, महिला चिकित्सा अधिकारी का मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। किसका? महिला चिकित्सा अधिकारी का। तो ये आपके किस में लिखे हुए हैं? नियम 11 में। किस में लिखे हुए हैं? नियम 11 में। ठीक है, किस में लिखे हुए हैं? नियम 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कर्मचारी को नवीन पद पर नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? क्या? निम्न में से किस कर्मचारी को नवीन पद पर नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है? तो किस कर्मचारी को नहीं है जरूरत, ये बताइए आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए किस कर्मचारी को नहीं है। तो ये हो जाएगा इसमें आपके जिसकी प्रतियोगिता परीक्षा में चिकित्सा परीक्षा हो गई है तो उसकी क्या जरूरत है? सही है, उसकी जरूरत नहीं है। 3 माह से कम समय के लिए अगर ज्वाइनिंग दे रहे हैं अस्थायी कर्मचारी के रूप में तो ये भी सही बात है, मतलब उसको भी जरूरी नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट देना। पद से बिना व्यवधान के दूसरे पद पर बदलने पर इसको भी जरूरी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो जिसकी प्रतियोगिता परीक्षा में चिकित्सा परीक्षा हो गई हो, 3 माह से कम समय के लिए अस्थायी कर्मचारी, पद से बिना व्यवधान के दूसरे पद पर अगर बदल दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या उसके मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कर्मचारी को नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है? वापिस वही क्वेश्चन है, तो इसको अब ऑप्शन थोड़ा सा चेंज होता है, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये अब नियम आपके 12 की बात हो रही है, किसकी जरूरत नहीं है? नियम 12 की बात हो रही है इसमें। किसकी? नियम 12 की। तो किसकी जरूरत नहीं है? सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात पुनर्नियुक्ति कर्मचारी होता है उसको भी मेडिकल की जरूरत नहीं है। स्थानीय निधि से वेतन प्राप्त कर्मचारी को जिसको सरकारी पद पर नियुक्त किया जाए इसकी तो जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, त्याग पत्र देने के पश्चात तुरंत नियुक्त कर्मचारी, तो इसमें आपके पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात पुनर्नियुक्त किया जाता है ना, उसको भी जरूरत नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट देने की। और किस में आएंगे ये आपके? नियम 12 में। किस में आएंगे? नियम 12 में। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए आप, 6 माह से अधिक समय के लिए नियुक्त अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसको देना पड़ता है, इसको तो जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा की मूलभूत शर्त किस नियम में वर्णित है? राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें, कौन सी शर्तें? मूलभूत शर्तें किस नियम में आती है? तो यह आपके आती है नियम 13 में। किस में आती है? नियम 13 में क्या आती है आपके? राजस्थान सेवा की मूलभूत शर्तें। अब नियम 10 में क्या आता है भाई? अभी बताया आपको, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। नियम 14 में क्या आते हैं आपके? पदाधिकार के सिद्धांत। क्या आते हैं? पदाधिकार के सिद्धांत। ठीक है, क्या आते हैं? पदाधिकार के सिद्धांत। नियम 19 में क्या आते हैं आपके? पदाधिकार का स्थानांतरण। क्या आता है? पदाधिकार का स्थानांतरण। क्या आता है? पदाधिकार का स्थानांतरण। ठीक है, नियम 14 में पदाधिकार का सिद्धांत, नियम 10 में प्रारूप, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप, नियम 13 में राजस्थान सेवा की मूलभूत शर्तें, नियम 19 में पदाधिकार का स्थानांतरण। दोस्तों, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो अच्छे तरीके से वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दीजिए। 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर आप पहली बार आए हैं तो 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें RSR के नियम 13 में उल्लेखित है, इसके अनुसार सरकार नियोजित कर सकती है। तो किसको नियोजित कर सकती है? 41वें क्वेश्चन में बताइए भाई, किसको नियोजित कर सकती है? तो ये करेगी आपके संचित निधि के पद पर या वैदेशिक सेवा के पद पर। क्या आएगा? संचित निधि के पद पर या वैदेशिक सेवा के पद पर। नियम 13 की बात हो रही है। नियम 13 में क्या किसकी बात हो रही है? राज्य सेवा की मूलभूत शर्तों के अनुसार सरकार नियोजन, मतलब कर्मचारी का नियोजन क्या होगा? संचित निधि के पद पर या वैदेशिक सेवा के पद पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकारी के कितने मौलिक सिद्धांत दिए गए हैं तथा किस नियम में है? पदाधिकार है, पदाधिकारी नहीं, पदाधिकार के सिद्धांत किस नियम में है और कितने हैं ये बताने हैं आपको। तो पदाधिकार के कितने सिद्धांत हैं? ये है आपके 3 सिद्धांत है। और पदाधिकार के सिद्धांत किस में है? नियम 14 में। किस में है? नियम 14 में 3 सिद्धांत दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब नियम बता देता हूं मैं। 3 सिद्धांत है पदाधिकार के। पहले, एक पद पर 2 व्यक्ति
ज्वाइनिंग नहीं ले सकते। ठीक है, एक व्यक्ति, पहला नियम क्या है मैं बता देता हूँ। पहला नियम है आपके, एक पद पर दो व्यक्ति नहीं ले सकते ज्वाइनिंग। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं ले सकता। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है, अन्य व्यक्ति का पद कोई दूसरा नहीं ले सकता। ठीक है, तो तीन नियम है। पदाधिकार के सिद्धांत के कितने नियम है, तीन नियम, और नियम 14 में। ठीक है, किसमें, नियम 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक समय में एक स्थायी पद पर दो से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं की जा सकती, यह किस नियम में है। एक स्थायी पद पर दो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकते, ये किस नियम में है। तो अब ये पदाधिकार के जो सिद्धांत बताए हैं उनमें से पहले सिद्धांत की बात होगी, किसकी, नियम 14A में। किसमें बात होगी, नियम 14A में क्या आएगा आपके, एक पद पर दो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब 14B में क्या आएगा आपके, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं कर सकता। और 14C में क्या आएगा, अन्य व्यक्ति का पद दूसरा नहीं ले सकता। ठीक है, और नियम 15 में आप क्या आएगा, पदाधिकार से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में दो से अधिक पदों पर अस्थायी नियुक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। एक समय में दो या दो से अधिक पदों पर, मतलब एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता, तो ये किस में आएगा आपके, नियम 14B में। किस में आएगा, नियम 14B में। किस में आएगा, नियम 14B में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति पर एक व्यक्ति का पदाधिकार हो, यदि किसी व्यक्ति पर एक व्यक्ति का पदाधिकार है तो अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये किस में आएगा आपके, नियम 14C में। किस में आएगा, नियम 14C में। नियम 1 में क्या था आपके, एक पोस्ट पर दो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकते। नियम 14B में क्या था, एक व्यक्ति दो पदों पर ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। और नियम 14C क्या है, एक व्यक्ति पर एक व्यक्ति का ही पदाधिकार होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नियम 14C। तो कितने नियम होते हैं आपके, तीन नियम होते हैं। ठीक है, और कौन सा नियम में, तीन नियम होते हैं और तीन सिद्धांत होते हैं पदाधिकार के, और 14वें नियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वां, निम्न में से कौन सा नियम है पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत है। तो मौलिक सिद्धांत के, पदाधिकार के मौलिक सिद्धांतों की बात किस में होती है आपके, अभी मैंने आपको बताया नियम 14 में। किस में होती है, नियम 14 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नियम 15 में क्या है आपके, नियम 15 में है पदाधिकार का अर्जन। क्या है, पदाधिकार का अर्जन। ठीक है, क्या, नियम 15 में क्या है, पदाधिकार का अर्जन। दोस्तों आपके लिए हमने राजस्थान सेवा नियम की ट्रिक शानदार तरीके से समझाई है, स्टोरी की तरह, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। ठीक है, फिर नेक्स्ट नीचे नियम 16 में क्या आएगा, नियम 16 में क्या आएगा, 15 में तो क्या हो गया, पदाधिकार का अर्जन, और नियम 16 में क्या आएगा, पदाधिकार का बना रहना। क्या आएगा, पदाधिकार का बना रहना। ठीक है, नियम 17 में क्या आएगा, पदाधिकार का निलंबन। भाई हमको खतरा हो गया, इसका मतलब पदाधिकार का निलंबन किस में आएगा आपके, पदाधिकार का निलंबन किस में आएगा, नियम 17 में। 15 में क्या था, पदाधिकार का अर्जन। नियम 16 में पदाधिकार का बना रहना। नियम 17 में पदाधिकार का निलंबन। और नियम 14 में पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार का अर्जन आरएसआर के किस नियम में है। अर्जन की बात हो रही है, तो मैंने अभी बताया नियम 15 में। किस में आएगा, नियम 15 में किसकी बात होती है, पदाधिकार के अर्जन की। और इसमें क्या आएंगे, पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत। 14वें में क्या आएंगे, पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत। 16वें में क्या आएंगे, पदाधिकार का बना रहना। क्या, पदाधिकार का बना रहना। 17 में क्या आएगा, पदाधिकार का निलंबन। क्या, पदाधिकार का निलंबन किस में आएगा आपके, नियम 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार का अर्जन किया जाता है, तो पदाधिकार का अर्जन किस तरीके से किया जा सकता है भाई, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपके, स्थायी रूप से रिक्त पद स्थायी होने पर। क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से रिक्त पद पर स्थायी नियुक्ति होने पर। क्या, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्थायी रूप से रिक्त कोई पद है, उस पर स्थायी नियुक्ति हो गई ना, तो पदाधिकार मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, नियम 15 के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, कर्मचारी निम्न में से कब अपने मूल पद पर पदाधिकार नहीं रखता, पदाधिकार नहीं रखता। तो कब पदाधिकार नहीं रखता अपने कोई कर्मचारी,
ये बताओ, जल्दी बताओ। कब नहीं रखता, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। कर्मचारी निम्न में से कब अपने मूल पद पर पदाधिकार नहीं रखता? तो कब नहीं रखता? जब वह अन्य पद पर पदाधिकार प्राप्त कर ले। क्या? जब वह अन्य पद पर पदाधिकार प्राप्त कर ले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारी कब पदाधिकारी अपने मूल पद पर बनाए रखता है? कर्मचारी पदाधिकारी नहीं, पदाधिकार कब मूल पद पर बनाए रखता है? तो मूल पद पर पदाधिकार कब बनाए रखता है? ये मैंने बताया आपको, नियम 16 में आएंगे। किस में आएंगे? नियम 16 में। कब बनाए रखता है? ये आप नीचे देखिए, ऑप्शन देखिए, पदाधिकार कब बनाए रखता है। तो ये आपके ABCD 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या आएगा बताओ जल्दी। विदेशी की सेवा में प्रयुक्त नियुक्ति पर, सही बात है। निलंबन काल में भी पदाधिकार रहते हैं भाई, अवकाश की अवधि में भी पदाधिकार रहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। विदेश की सेवा में रहने पर भी पदाधिकार रहते हैं। कर्मचारी के पास निलंबन हो जाता है जब भी पदाधिकार रहते हैं। अवकाश की अवधि में भी पदाधिकार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए। और 25 में से 25 क्वेश्चन करने के यही तरीका है सबसे अच्छा। क्या? अगर आपने थ्योरी बहुत बार पढ़ ली फिर भी आपका अगर अच्छा स्कोर नहीं होता है तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। तो हम इसी वजह से हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? क्वेश्चन संपूर्ण हल सहित। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पदाधिकारी का पदाधिकारी का मूल पद से आवश्यक रूप से निलंबन कब किया जाता है? पदाधिकारी का मूल पद से आवश्यक रूप से निलंबन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? निलंबन की बात हो रही है। तो निलंबन कब किया जाता है बताओ भाई, कब किया जाता है निलंबन? तो ये होगा आपके, जब कर्मचारी को सावधि पद पर लगाया जाए, सही है। जब कर्मचारी को अंतःकालीन पद पर लगाया जाए, तो दोनों बात सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो पदाधिकारी का मूल पद से आवश्यक रूप से निलंबन कर कब दिया जाता है? जब उसको सावधि पद की बात करें, ठीक है, लगाया जाए। जब उसको अंतकालीन पद पर लगाया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 51 में? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल पद पर पदाधिकार का विवेक पर निलंबन, ठीक है, विवेक पर निलंबन, ये बात हो रही है यहाँ पर। विवेक पर निलंबन किसी भी पदाधिकार नहीं होता यहाँ पे, इसमें मिसप्रिंट है, पदाधिकारी नहीं है यहाँ पे, पदाधिकार है, ठीक है। तो विवेक पर निलंबन, किसी भी मूल पद पर पदाधिकार का विवेक पर निलंबन कब किया जाएगा? तो यह आप ऑप्शन देख लीजिए। बाहर से बाहर नियुक्ति पर, सही है। विदेशिक सेवा में नियुक्ति पर, सही है। सावधि अंतःकालीन पद के अतिरिक्त अन्य पद पर। सावधि अंतःकालीन पद की बात होएगी ना जब, तो आवश्यक रूप से होएगा। सी ऑप्शन की बात हुई है कि सावधि अंतःकालीन पद की बात होएगी ना जब, तो क्या होएगा? आवश्यक रूप से निलंबन। और विवेक पर निलंबन भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है, वैदेशिक सेवा में नियुक्ति पर, और सावधि और अंतःकालीन पद के अतिरिक्त अन्य पदों पर। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सावधि पद पर पदाधिकारी प्राप्त व्यक्ति को किसी अन्य स्थायी पद पर नियुक्त किया जाने पर सावधि पद से पदाधिकार होता है। भाई, जब किसी सावधि पद पर पदाधिकार को व्यक्ति को अन्य स्थायी पद पर दे दिया, ठीक है, तो सावधि पद से पदाधिकार क्या होता है? 53वां क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। तो मैंने बोला आपको, सावधि पद और अंतःकालीन पद दोनों की बात हो रही है तो अनिवार्य रूप से, मतलब आवश्यक रूप से समाप्त कर देते हैं। पदाधिकार को क्या कर देते हैं? अनिवार्य रूप से समाप्त। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विवेक पर निलंबन कैसे करेंगे? बाहर से बाहर प्रतिनियुक्ति पर और वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पदाधिकार के आवश्यक रूप से निलंबन का प्रावधान किस नियम में निर्धारित है? पदाधिकार के आवश्यक रूप से निलंबन का प्रावधान किस नियम में निर्धारित है? आवश्यक रूप से किसकी बात हो रही है आपके? ये आवश्यक रूप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आवश्यक रूप से निलंबन का प्रावधान किस नियम में निर्धारित है? तो किस नियम में निर्धारित है ये आवश्यक रूप से निलंबन? बताइए जल्दी। तो यह है आपके नियम 17A में। किस में है? नियम 17A में आवश्यक रूप की बात होगी, ठीक है। इसमें किसकी बात होगी? आवश्यक रूप से पदाधिकार का निलंबन। और विवेक से निलंबन की बात करेंगे तो किस में आएगा? 17B में, ठीक है। और 18A में क्या होएगा?
पदाधिकार की समाप्ति की बात होगी। किसकी? पदाधिकार का समाप्त किसमें होएगा? 18A में। और 17C में अन्य पद पर जाने पर, क्या? अन्य पद पर जाने पर क्या होएगा? 17वें में 17A में पदाधिकार का निलंबन किसमें आएगा? नियम 17 में। ठीक है। 17A में क्या होगा आपके? आवश्यक रूप से निलंबन। 17B में क्या होगा? विवेक पर निलंबन। और 17C में क्या होगा? अन्य पद पर जाने पर। तो ABC तीनों एक साथ याद करिए। और ऐसे भी अगर याद नहीं हो रहे तो 5G ट्रैक सॉल्यूशन की प्ले लिस्ट में देखिए आप, RSR विद ट्रिक। ठीक है, वहाँ पर इसकी आपके कंप्लीट वीडियो है शॉर्ट ट्रिक की, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार को विवेक पर निलंबन, मताधिकार नहीं है सॉरी, यहाँ पर पदाधिकार है। पदाधिकार के विवेक पर निलंबन का प्रावधान किस नियम में है? तो पदाधिकार की बात हो रही है। पदाधिकार का विवेक पर निलंबन किस में आएगा? ये आपके किस में आएगा? 17B में। किस में आएगा? अब ये प्रैक्टिस है, आपको मैंने एक बार कोई चीज़ बता दी तो किस में आएगा? ये 17B में। तो 17A में क्या आएगा आपके? आवश्यक रूप से। क्या आएगा? आवश्यक रूप से। ठीक है। और 18A में क्या है आपके? अभी मैंने बताया, पदाधिकारों की समाप्ति। क्या आएगी? पदाधिकारों की समाप्ति। और 17C में क्या है? अन्य पद पर जाने पर। क्या आएगा? अन्य पद पर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार की सावधि पद से, पदाधिकारी नहीं है ये, पदाधिकार की सावधि पद से आवश्यक रूप से समाप्ति किस नियम में निर्धारित है? तो आवश्यक रूप से समाप्ति किस में आएगी? 17A में। किस में आएगी? आवश्यक रूप से समाप्ति किस में आएगी? सावधि पद की बात हो रही है, सॉरी, सावधि पद की बात होगी तो ये होगी आपके 17C में। किस में आएगी? आवश्यक रूप से समाप्ति किस में आएगी? ये आपके 17C में। और इसका आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से जवाब दीजिए, मैं इसका ऑप्शन आपसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, 56वें क्वेश्चन का आपको आंसर पूछ रहा हूँ कि सावधि पद की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? सावधि पद की। और उसको अगर आवश्यक रूप से समाप्ति करनी है उसके पदाधिकार की तो किस नियम में आएगा? जबकि मैंने आपको बता दिया कि 17A में आवश्यक रूप से, 17B में विवेक से, 17C में अन्य पद पर जाने पर, और 18A में पदाधिकार का समापन। ठीक है, तो आप 56वें क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो भी भाई अगर वीडियो देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए 56वें क्वेश्चन का कि सावधि पद से आवश्यक रूप से समाप्ति किस नियम में निर्धारित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्मचारी को पदाधिकार निलंबित कर दिया जाता है, जब कर्मचारी को, पदाधिकारी नहीं है ये, पदाधिकार है, पदाधिकार निलंबित कर दिया जाता है तो वह पद रिक्त हो जाता है। उस पद को अन्य पद पर किस प्रकार नियुक्ति दी जाती है? ठीक है, किस प्रकार नियुक्ति दी जाती है बताइए? अन्य को किस प्रकार नियुक्ति दी जाती है उस पद पर? भाई निलंबन कर दिया और पद रिक्त हो गया तो अब अन्य व्यक्ति को किस प्रकार नियुक्ति दी जाएगी ये बताना है आपको। तो किस प्रकार दी जाएगी बताइए भाई जल्दी। तो ये दी जाएगी आपके अंतकालीन नियुक्ति, उसको ही कहते हैं जब किसी पदाधिकारी का निलंबन कर दिया जाता है और वह पद अगर रिक्त हो जाता है तो उस पद पर नियुक्ति दी जाती है ना अन्य व्यक्ति को, तो उसको कहते हैं अंतकालीन नियुक्ति। ठीक है, क्या? प्रोविजनल। ठीक है, प्रोविजनल नियुक्ति की जाती है, उसको बोलते हैं अंतकालीन नियुक्ति। और ये किस में आती है आपके? नियम 17D में। किस में आती है? सॉरी, नियम 17D में। किस में आती है? नियम 17D में आएगी। ये किस में आएगी? नियम 17D में क्या आएगी आपके? प्रोविजनल नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतकालीन रूप से नियुक्त व्यक्ति का पदाधिकार कैसा रहता है? भाई अंतकालीन से रूप से, प्रोविजनल रूप से किसी को नियुक्त किया तो उसका पदाधिकार क्या होता है, कैसे रहता है? उसको अंतकालीन ही कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? अंतकालीन। क्या कहेंगे? अंतकालीन पदाधिकार। क्या कहेंगे? अंतकालीन पदाधिकार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसमें, कौन से नियम में है ये? नियम 17D में। किसमें है? नियम 17D। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल पदाधिकार प्राप्त व्यक्ति का मूल पद से पदाधिकार निलंबित हो जाता है तो उन्हें पुनः सेवा में लौटने पर उसका निलंबित पदाधिकार वापस पद पर प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यह प्रावधान किस नियम में निर्धारित है? मूल पदाधिकार प्राप्त व्यक्ति को मूल पद से पदाधिकार निलंबित हो, पुनः सेवा में लौट आने पर उसका निलंबित पदाधिकार वापस प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यह प्रावधान किस नियम में है? ठीक है, तो किस में होता है भाई ये? किस नियम में आता है ये जो ये बात हो रही है यहाँ पे? किस नियम में होती है ये बात? वापस अगर पुनर्स्थापित हो जाए
तो किस नियम में बात होगी? है आपके होगी ये नियम 17 में। किस में होगी? नियम 17 में बात किसकी होगी? आपके पुनर्प्रतिस्थापित की, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्रतिनियुक्ति। क्या बोलते हैं? प्रतिनियुक्ति, ठीक है। प्रतिनियुक्ति की बात किस में होगी? आपके नियम 17 में, ठीक है। 17 में क्या था? अभी मैंने आपको बताया 17 में क्या था? आवश्यक रूप से निलंबन, ठीक है। 17 में क्या था? विवेक से निलंबन, ठीक है। 17 में क्या था? पुनर्प्रतिस्थापित। क्या आएगा? पुनर्प्रतिस्थापित। अंतःकालीन नियुक्ति किस में आएगी? 17 में। और 17 में प्रतिनियुक्ति क्या आएगी? 17 में प्रतिनियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर किसी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर 3 वर्ष के लिए भेजा गया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और वह कर्मचारी वैदेशिक सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त भी हो गया तो प्रतिनियुक्ति दिनांक को मूल पद पर पदाधिकार हो जाता है। अब उसको प्रतिनियुक्ति कर दी, ठीक है, वहां से रिटायरमेंट हो गया तो अब उसके यहाँ पे प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। तो प्रतिनियुक्ति के टाइम पर, ठीक है, उसका पदाधिकार का क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो पदाधिकार ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब निलंबन हो जाएगा। किसमें लिखा हुआ है? नियम 17 में। किसमें लिखा हुआ है? नियम 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार के मूल पद से समाप्ति कब मानी जाती है? किसी भी पदाधिकार होता है उसके मूल पद से समाप्ति कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपके जब कर्मचारी अन्य संवर्ग में किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हो जाए। सही बात है। जब कर्मचारी को संघ सेवा अथवा लोक सेवा आयोग में सदस्य बना दे। सही बात है। सेवा से त्याग पत्र दे दे। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपके ऑप्शन डी, ठीक है। सभी ऑप्शन सही है, ए बी सी। कर्मचारी अन्य संवर्ग में किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हो जाए, जब कर्मचारी को संघ अथवा लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाए जाए, सेवा से त्याग पत्र दे दे। तो क्या हो जाएगा इसमें? सही, तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कर्मचारी किसी संवर्ग में के स्थायी रिक्त पद पर पदाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है परंतु उसे संवर्ग में एक पद रिक्त नहीं हो तथा सरकार उसे व्यक्ति को उस पद पर रखना आवश्यक हो तो अतिरिक्त पद की व्यवस्था कैसे की जा सकती है? बताओ। जब एक कर्मचारी किसी संवर्ग के स्थायी रिक्त पद पर पदाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है परंतु उसे संवर्ग में एक पद रिक्त नहीं हो तथा सरकार को उसे उस व्यक्ति को पद पर रखना जरूरी है तो अतिरिक्त पद की व्यवस्था कैसे की जाएगी? बताइए कैसे की जाएगी? अब ये आपके नया क्वेश्चन आ जाएगा, नया नियम है, इसको बोलेंगे अधिसंख्य पद सर्जन करके। क्या? अधिसंख्य पद सर्जन करके। और ये आते हैं नियम, अधिसंख्य पदों का सर्जन नियम किस में आता है? नियम 18 में। किस में आता है? नियम 18 में क्या आएगा? अधिसंख्य पदों का सर्जन करना, ठीक है। नियम 17 में क्या था? आपके पदाधिकारों को समाप्ति। क्या थी? पदाधिकारों की समाप्ति। और अधिसंख्य पदों के सर्जन करना किस में आएगा? नियम 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसंख्य पद पर लगाए गए कर्मचारी की नियुक्ति होती है। तो कैसी नियुक्ति होती है भाई कर्मचारी की? तो ये एक तरह की स्थायी नियुक्ति होती है। कैसी नियुक्ति होती है? अधिसंख्य पद पर किसी कर्मचारी को लगाते हैं तो उसकी स्थायी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में है? ये आपके नियम 18 में। किस में है? नियम 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समय स्थायी पदों से ज़्यादा व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता हो तो स्थायी पदों में रिक्तियां होने तक अस्थायी रूप से स्वीकृत पदों को क्या कहा जाएगा? यदि किसी समय स्थायी पदों से ज़्यादा व्यक्तियों को नियोजित करना है तो क्या करना पड़ेगा? उन पदों को सर्जन करना क्या कहलाएगा? उनको आपके छाया पद भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत पद भी कह सकते हैं, अधिसंख्य पद भी कह सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी। किस में लिखा हुआ है ये? नियम 18 में। किस में लिखा हुआ है? नियम 18 में। ऐसे छाया पद, व्यक्तिगत पद और अधिसंख्य पद सर्जन करने का किसमें लिखा हुआ है? नियम 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसंख्य पदों के सर्जन पदोन्नतियों के मामले में पूर्व प्रभाव नहीं दिया जाएगा। अधिसंख्य पदों के सर्जन पदोन्नतियों के मामले में पूर्व प्रभाव नहीं दिया जाएगा, केवल विशेष मामलों में वित्त विभाग की अनुमति से पूर्व दिया जाएगा। भाई अधिसंख्य पदों का सर्जन करना है, अब इनमें पदोन्नति के मामले की बात हो रही है ना, तो वित्त विभाग की अनुमति जरूरी है। किसकी? वित्त विभाग की अनुमति से जरूरी काम किया जाता है। तो कैसे किया जाता है?
तो अब इसमें होगा आपके किसी प्रकरण में न्यायालय के निर्णय पर, सही बात है। राज्य पुनर्गठन कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्णय की पालना करना, ये भी सही है। कर्मचारी की पात्रता अथवा वरीयता निर्धारण में त्रुटि रहने पर भी किया जाता है। मतलब 3 ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदोन्नति, पदोन्नतियों के मामले में क्या, पदोन्नतियों के मामले में पूर्व प्रभाव से अधिसंख्य पदों का सर्जन करना है। अब ये निषेध है। पदोन्नति के मामले में अधिसंख्य पदों का सर्जन करना क्या है, निषेध है। निम्न में से कौन से मामले पर पूर्व प्रभाव नहीं दिया जाएगा। भाई कौन से मामले में नहीं दिया जाएगा ये बताना है आपको 66वें क्वेश्चन में। तो ये आपके प्रथम वरीयता के निर्धारण पर सही है, ठीक है, इस मामले में नहीं दिया जाएगा। सिद्धांत में परिवर्तन कर वरीयता निर्धारण पर, इस मामले में भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दक्षता के पुण्य निर्धारण, पुनः निर्धारण, पुण्य नहीं है ये, पुनः निर्धारण क्या है, पुनः निर्धारण, ठीक है। दक्षता के पुनः निर्धारण के कारण वरीयता का पुनः निर्धारण, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब क्या था अपना क्वेश्चन, का था कि पदोन्नतियों के मामले में पूर्व प्रभाव से अधिसंख्य पदों के सर्जन का निषेध कर रखा है। तो कौन से मामले पर पूर्व प्रभाव नहीं दिया जाएगा, पूर्व प्रभाव नहीं दिया जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके, क्या क्या थे, प्रथम वरीयता के निर्धारण पर, सिद्धांत में परिवर्तन कर वरीयता निर्धारण पर, दक्षता के पुनर्निर्धारण के कारण वरीयता का पुनर्निर्धारण है। मतलब ये तीनों सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदोन्नतियों के मामले में फिर वापस पदोन्नतियों का बात हो रही है। तो वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से अधिसंख्य पद सर्जन का पूर्व प्रभाव नहीं दिया जा सकता। तो किस किस के निर्णय पर नहीं दिया जा सकता बताओ। भाई वहाँ पे तो बात हो रही है ना, इसमें अपने 66वें क्वेश्चन में किसकी बात हुई थी, त्रुटि की बात हो रही है। अब इस 67वें क्वेश्चन में बात हो रही है जैसे जानबूझकर, ठीक है, किसकी, जानबूझकर अगर किसी को लाभ देते हैं तो उसकी बात होती है इसमें। तो ये किसकी बात हो रही है, कैसे हो रही है, न्यायालय के निर्णय पर, ठीक है, किसके, न्यायालय के निर्णय पर। पहले तो बात हो रही थी आपके त्रुटि के मामले में। अब पदोन्नति के मामले में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से अधिसंख्य पद सर्जन का पूर्व प्रभाव नहीं दिया जा सकता। तो न्यायालय के निर्णय पर किसको नहीं दिया जा सकता, ये बताना है आपको, किसको नहीं दिया सकता है। इनको तो दिया जा सकता है, कर्मचारी पात्रता वरीयता त्रुटि में रहने पर इनको भी दिया जा सकता है, ठीक है। और दक्षता के पुनर्निर्धारण के कारण वरीयता का पुनर्निर्धारण करना, तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है। ये अब एक तरह का अपवाद है ये, ठीक है, क्या है, एक तरह का अपवाद है, ठीक है। सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें, अपवाद है। पहले 66वें क्वेश्चन में तो त्रुटि की बात हो रही थी, ठीक है। अब इसमें लाभ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाभ की, ठीक है। तो किसी को लाभ दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता, उसकी बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये 66वां और 66वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार का स्थानांतरण किस नियम में उल्लेखित है। पदाधिकार का स्थानांतरण किस नियम में उल्लेखित है बताओ। पदाधिकार का स्थानांतरण किस नियम में उल्लेखित है। स्थानांतरण की बात हो रही है, मतलब ट्रांसफर की बात हो रही है। तो किस में है ये आपके, नियम 19 में, किस में है, नियम 19 में। तो नियम 18 में क्या है भाई, अभी बताया मैंने, पदाधिकारों की समाप्ति, क्या है, पदाधिकारों की समाप्ति। नियम 20 में क्या है, कर्मचारी का स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण है, कर्मचारी का स्थानांतरण। कर्मचारी का स्थानांतरण किस में, नियम 20 में। और पदाधिकारों का स्थानांतरण किस में, नियम 19 में। नियम 16 में क्या है, पदाधिकार का बना रहना, क्या है, पदाधिकार का बना रहना किस में आएगा, नियम 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाधिकार का स्थानांतरण कब होता है। तो बताओ ट्रांसफर कब होता है पदाधिकार का। तो ये होता है आपके समान संवर्ग में दूसरे स्थायी पद पर नियुक्ति हो जाने पर। समान संवर्ग में दूसरे स्थायी पद पर लगाए जाने पर क्या होगा, पदाधिकार का स्थानांतरण, ठीक है। किस में आएगा ये आपके, नियम 19 में। किस में आएगा, नियम 19 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने की शर्त कौन से नियम में निर्धारित है। राज्य कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने की शर्त किस में है, वेतन भत्ते की प्राप्त करने की शर्त किस में है, नियम 22 में। किस में है, नियम 22 में, ठीक है। नियम 19 में क्या बताया था, कर्मचारी का स्थानांतरण, क्या,
कर्मचारी का स्थानांतरण किस में होगा? नियम 20 में। ठीक है, नियम 19 में आपके पदाधिकार का स्थानांतरण। नियम 28 में क्या आएगा भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में। और नियम 21 में क्या आएगा? नियम 21 में आएगा आपके भविष्य निधि एवं बीमा के अंशदान। क्या होंगे? भविष्य निधि एवं बीमा के अंशदान। क्या आएंगे? भविष्य निधि एवं बीमा के अंशदान किस में आएंगे? आपके नियम 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर आपको क्या क्या उपलब्ध है, एक बार आप ग्लिम्पस देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है आपके पास? पिछले सालों के सभी के पेपर, RSR के नियम की ट्रिक, GF एंड AR की ट्रिक, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिशियल पेपर और राजस्थान CET UG 10-12 लेवल दोनों की, ठीक है, पेपर अल सईद, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर, लैब असिस्टेंट के पेपर, राजस्थान पुलिस के पेपर मिलेंगे आपको, LDC और SI के पेपर भी आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वैसे ही राज्य कर्मचारी के स्थानांतरण करने संबंधित निर्देश किस नियम में है? राज्य कर्मचारी की बात हो रही है, उसका अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसके स्थानांतरण के निर्देश किस नियम में है? तो ये होगा आपके नियम नंबर किस में होगा बताओ? स्थानांतरण, कर्मचारी का स्थानांतरण अभी बताया मैंने, नियम 20 में। किस में होगा? नियम 20 में क्या होगा? नियम 20 में कर्मचारी का ट्रांसफर। और नियम 22 में क्या था? वेतन एवं भत्ते की बात होती है। किसकी बात होती है? वेतन एवं भत्ते की। ठीक है, नियम 23 में क्या होगा? राज्य कर्मचारी नियोजन में नहीं रहता। क्या? राज्य कर्मचारी नियोजन में नहीं रहता। तो कर्मचारी का नियोजन में नहीं रहना किस में आएगा? नियम 23 में। नियम 22 में वेतन एवं भत्ते। ठीक है, और नियम 19 में क्या था? पदाधिकार का स्थानांतरण। किसका? पदाधिकार का स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार राज्य कर्मचारी को उसके पद से निम्न पद पर निम्न में से किस कारण पर लगा सकती है? आपको बताना है कि राज्य सरकार है वह कर्मचारी को उसके पद से निम्न पद पर निम्न में से किस कारण पर लगा सकती है। आपको ये बताना है किस कारण पर लगा सकती है राज्य सरकार। तो कार्य में कुशलता के कारण, सही बात है। कर्मचारी के दुर्व्यवहार के कारण, सही बात है। तारीख के लिखित प्रार्थना पत्र देने पर। तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि किसी कर्मचारी को उसके पद से निम्न पद पर किस कारण से लगा सकती है? अकुशलता, दुर्व्यवहार और लिखित प्रार्थना पत्र देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने के कारण कोई पद रिक्त हो जाता है, सस्पेंड करने के कारण रिक्त हो जाता है, तो सामान्यतः कितने समय तक नहीं भरा जाना चाहिए? तो उस अगर कोई पद रिक्त हो गया तो उसके लिए भर्ती नहीं निकाल सकते। तो कब तक भर्ती नहीं निकाल सकते? 1 वर्ष। कितने साल तक? 1 वर्ष की बात हो रही है। कितने साल की? 1 वर्ष की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भविष्य निधि या राजकीय जीवन बीमा निधि के लिए अनिवार्य अंशदान किस नियम में है? भविष्य निधि या राजकीय जीवन बीमा निधि, तो अनिवार्य अंशदान किस में आएगा? अनिवार्य अंशदान की बात हो रही है, तो किस में आएगा अनिवार्य अंशदान? तो ये होगा आपके नियम 21 में। किस में होगा? नियम 21 में, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस में हो जाएगा? नियम 21 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21A में क्या है आपके? ये RGHS है, उसका अंशदान है। ठीक है, और 21B में क्या आएगा? GPF है, उसका अंशदान। ठीक है, और 21C में क्या आएगा? GPF है, उसमें मासिक अंशदान। ठीक है, गवर्नमेंट खुद काट सकती है। तो 21A में RGHS और नियम 21B में GPF, 21C में GPF के मासिक अंशदान और नियम 21 में अनिवार्य अंशदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी द्वारा राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन योजना। क्या? कर्मचारी द्वारा राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल कंसेशन योजना के मासिक अंशदान का नियम निर्धारित किस में है? तो बताइए कौन से नियम में है? RGHS की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया अभी किस में है? नियम 21A में। किस में? नियम 21A में। ठीक है, यहाँ पे तो 21 में आती है भविष्य निधि या जीवन बीमा में अंशदान। ठीक है, 21B में किससे आएगा? आपके GPF से संबंधित। ठीक है, GPF का अंशदान। ठीक है, और नियम 16 अभी आपको पहले बताया था, पदाधिकार का बना रहना। नियम 16 किससे संबंधित है? पदाधिकार का बना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्मचारी द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि, ठीक है, सामान्य प्रावधायी निधि मतलब जीपीएफ में मानसिक अंशदान दिए जाने से संबंधित नियम निर्धारित किस में हैं? तो जीपीएफ में मासिक अंशदान दिए जाने से संबंधित नियम किस में है आपके? तो मैंने आपको ये बताया 21 बी में। किस में है? 21 बी में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 में आपके भविष्य निधि या जीवन बीमा में अंशदान, 21 ए में आरजीएचएस, ठीक है, और 21 सी में क्या आएगा आपके? पेंशनर आदि की अपेक्षा की जाती है ना, वो पेंशनर की अपेक्षा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट खुद पैसा काटेगी उसमें 21 सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी के वेतन से कटौती के संबंध में नियम अनुसार कौन सी कटौती नहीं की जा सकती? कर्मचारी के वेतन से कटौती के संबंध में निर्धारित नियम अनुसार कौन सी कटौती नहीं की जा सकती? तो कौन सी कटौती नहीं की जा सकती बताइए 77वें क्वेश्चन में। तो यह आपके भविष्य निधि काटी जाती है, सही है। पेंशनर कंसेशन योजना में काटा जाता है, सही है। जीपीएफ में काटा जाता है, सही है। लेकिन महंगाई भत्ता नहीं काटा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महंगाई भत्ता का मासिक अंशदान नहीं काटा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी मध्याह्न पश्चात, क्या कर्मचारी मध्याह्न पश्चात किसी पद पर कार्य ग्रहण करता है, उसका उस पद पर वेतन कब से प्राप्त होगा? बताओ कब से पद प्राप्त होगा? मध्याह्न पश्चात तो वह ज्वाइनिंग कर रहा है, तो वेतन प्राप्त कब से प्राप्त होगा? तो ये होगा आपके कार्य ग्रहण करने के दिनांक के अगले दिन से। कब से कार्य ग्रहण कर रहा है उसके दिनांक के अगले दिन से प्राप्त होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, ठीक है, प्राधिकारी होता है ये। त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो जो नियुक्ति देते हैं ना वही होते हैं, ठीक है। नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? जो नियुक्ति दे रहा है वही त्याग पत्र स्वीकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग पत्र स्वीकार करने के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है बताना है आपको। त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु कौन सा त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही नहीं है। जब कर्मचारी निलंबित हो जाए तो राज्य हित देखकर त्याग पत्र स्वीकार कर लेंगे, सही बात है। विशेष अवधि के लिए बंद पत्र अनिवार्य हो तो उसको शर्त के बाद ही स्वीकार किया जाएगा, सही बात है। महत्वपूर्ण दायित्व कर्मचारी को दिया गया हो तो उस पर व्यवस्था होने पर स्वीकार किया जाएगा, सही बात है। त्याग पत्र मंजूर करने हेतु कार्य मुक्त होने के बाद कर्मचारी वापस आना चाहे तो उसे वापस रखा जा सकता है, ये गलत बात है। त्याग पत्र दे दिया तो अगर एक बार स्वीकार कर लिया तो उसको वापस नहीं रखा जाता। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको वापस रखा जा सकता नहीं रखा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर राजपत्रित अधिकारी को प्रशिक्षण के बाद कितने समय तक सेवा करना अनिवार्य होगा? कितनी सेवा करना अनिवार्य है भाई राजपत्रित अधिकारी को, ये बताओ। तो ये है आपके 2 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष, और नियम 22A में है। किसमें है? 2 वर्ष, और नियम 22A के अकॉर्डिंग 2 वर्ष की प्रोबेशन पीरियड करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यभार देने से पूर्व प्रशिक्षण पर भेजा जाए और यदि प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि तक सेवा पर नहीं रहे तो कौन से खर्च की राशि को छोड़कर समस्त वसूली की जाएगी? मतलब इनमें से कौन सी राशि छोड़ेगी और सबको लेना पड़ेगा? तो कौन सी राशि छोड़ते हैं? दैनिक एवं यात्रा भत्ता को छोड़ते हैं, ठीक है। दैनिक एवं यात्रा भत्ता छोड़ते हैं और बाकी सब उससे वसूला जाता है। वेतन वसूला जाता है, प्रशिक्षण पर किया खर्च किया वसूला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य कर्मचारी को सेवा के दौरान भारतवर्ष में प्रशिक्षण पर भेजा जाता है। यदि प्रशिक्षण 6 माह तक का हो तो प्रशिक्षण पश्चात राज्य की सेवा करने का बैंड पत्र मतलब बंद पत्र, ठीक है, कितनी अवधि का लिया जाएगा? 6 माह तक का प्रशिक्षण काल है तो बंद पत्र कितने काल का होगा? 6 माह का है तो कितने का रहेगा आपके? 6 माह तक के लिए होता है आपके 1 वर्ष का। कितना?
6 माह तक के लिए कितने का रहता है, 1 वर्ष का, ठीक है। और अगर 6 माह से अधिक का होगा तो उसके लिए क्या होगा, 2 वर्ष, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, यदि कर्मचारी 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण पर भेजा जाए, क्या, यदि कर्मचारी 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण पर भेजा जाए तो प्रशिक्षण पश्चात न्यूनतम कितनी अवधि की सेवा करने का बंध पत्र रहता है उसके पास, तो ये रहता है आपके 2 साल का। कितने का रहता है, 2 साल का, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 साल। 1 वर्ष किसके लिए होएगा, 6 माह तक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारी को अधिकतम कितनी अवधि तक का अवकाश देय है और उसके पश्चात यदि मैं अवकाश पर रहे तो सरकारी नियोजन में नहीं रहेगा। सरकारी कर्मचारी को अधिकतम कितनी अवधि तक का अवकाश दिया जाता है, उसके पश्चात यदि अवकाश पर रहे तो सरकारी नियोजन में उसको हटा दिया जाता है। तो कितने अधिकतम अवकाश तक रह सकता है सरकारी कर्मचारी, बताइए। तो ये होगा आपके 5 वर्ष तक, कितना रहेगा, 5 वर्ष तक, ठीक है। नियम 23 के अकॉर्डिंग 5 वर्ष तक, ठीक है। किस में आएगा ये आपके, नियम 23 के अकॉर्डिंग, किस में आएगा, नियम 23 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी कर्मचारी को अपनी सेवा समाप्ति के लिए नोटिस देना चाहता है, स्थायी कर्मचारी को अपनी सेवा समाप्ति के लिए नोटिस देना होता है, इस संबंध में किस नियम में प्रावधान है। तो नोटिस देने का नियम किस में है, यह है आपके नियम 23A में, किस में है, नियम 23A में क्या है, सरकारी कर्मचारी को सेवा समाप्ति का नोटिस, ठीक है। अब कैसे है, नियम 23 किससे संबंधित है, सरकारी नियोजन में नहीं रहेगा, अभी बताया मैंने आपको ऊपर 85वें क्वेश्चन में, सरकारी कर्मचारी में नियोजन में नहीं रहेगा अगर 5 वर्ष से ज़्यादा अवकाश पे रहता है। नियम 22 में धनराशि वापस लौटाना, किस में आता है, नियम 22 में क्या आएगा आपके, धनराशि वापस लौटाना, ठीक है, लौटाना। और नियम 22 में क्या आएगा, 22A में तो धनराशि वापस लौटाना, और नियम 22 में आपको बताया था वेतन एवं भत्ते की शर्तें, वेतन एवं भत्ते की शर्तें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति 3 वर्ष पूर्व करने हेतु कितने दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। एक अस्थायी कर्मचारी की बात हो रही है और उसकी सेवाएं 3 वर्ष से पूर्व, 3 वर्ष से पूर्व, पूर्ण नहीं है यहाँ पे, 3 वर्ष से पूर्व भी कर रहे हैं अगर अपन कंप्लीट, तो उसको नोटिस देना आवश्यक है। तो कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, तो उसको 1 महीने पहले ही नोटिस दिया जाता है, ठीक है। अगर 3 वर्ष पूर्व भी अगर उसको हटा रहे हैं, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी को, तो 1 महीने पहले ही उसको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी कर्मचारी जिसकी सेवाएं 3 वर्ष तक की हो चुकी, ठीक है, अपनी सेवा स्वयं के आवेदन से समाप्त करना चाह रहा है, तो किस प्रकार अपनी सेवाएं समाप्त कर सकता है वो बताइए। भाई 3 वर्ष तक की उसने कंप्लीट कर ली और खुद ही वह हटना चाह रहा है, तो किस प्रकार हट सकता है, तो ये होगा आपके 1 माह का वेतन दे देगा या फिर 1 माह पहले ही नोटिस दे देगा, ठीक है, या तो 1 माह का वेतन या 1 माह का नोटिस दे देगा। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन सी करेक्ट, किसमें लिखे हुए हैं ये, नियम 23A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी कर्मचारी जिसकी निरंतर 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी और राज्य सरकार द्वारा सेवा समाप्ति कैसे की हो जाएगी। भाई पहले तो खुद ने बोला था, तो खुद तो कैसे करेगा, 1 माह का नोटिस या 1 माह का वेतन देकर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट करे, उसको गवर्नमेंट हटाना चाहे तो कैसे हटाएगा, गवर्नमेंट उसको हटाएगी 3 माह का नोटिस, 3 माह का नोटिस, कैसे, 3 माह का नोटिस या 3 माह का वेतन देकर, क्या, 3 माह का नोटिस या 3 माह का वेतन देकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके 3 माह का नोटिस अथवा 3 माह का वेतन देकर गवर्नमेंट उसको हटा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए अगर आप नहीं आए हैं तो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी समस्या है क्वेश्चन से रिगार्डिंग, उसको आप, किसी में मिस्टेक है उसको भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, उससे सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, RSR नियम 23B के अनुसार, क्या, RSR के नियम 23B के अनुसार विभाग में पदों में कटौती की जाती है तो कर्मचारी को पहले हटाया जाएगा। पदों में कटौती की जाएगी तो कर्मचारी को पहले किस प्रकार हटाया जाएगा, पदों में कटौती की जा रही है तो ये आएगा लास्ट कम फर्स्ट गो, कैसे आएगा,
लास्ट कम फर्स्ट गो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कनिष्ठ कर्मचारी को, ठीक है, कनिष्ठ कर्मचारी को लास्ट आया उसको पहले हटाएंगे, ठीक है। अगर पदों में कटौती की जाती है तो 23B के अनुसार, ठीक है। किसकी बात हो रही है? 23B की। तो दोस्तों हम जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट 2 या 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। उसमें आपके इसी से संबंधित राजस्थान सेवा नियम से कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। अब की बार 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है, मेन बात यही है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही आप स्कोर अच्छा कर पाओगे जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर पार्ट ए की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पार्ट ए में आप कैसे करेंगे, पिछले साल के जो ऑफिशियल पेपर है, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लगी है, उनके भी हमने प्ले लिस्ट वाइज डाले गए हैं चैनल पर, तो वहाँ देख सकते हैं, उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।